जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में क्वेश्चन रह गया था आधा, ठीक है, तो वो कंटिन्यू करते हैं अपन। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास का रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ कंपाउंड PdCl4.6H2O, अ कंपाउंड PdCl4.6H2O is a hydrated complex, is a hydrated complex, full stop. 1 molar aqueous solution of it, 1 molar aqueous solution of it has freezing point, 269.28 Kelvin, has freezing point 269.28 Kelvin, full stop. Assuming 100% ionization of complex, assuming 100% ionization of complex, assuming 100% ionization of complex, the correct representation of the molecular formula, the correct representation of the molecular formula, ब्रैकेट में फॉर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 273 केल्विन, ब्रैकेट में लिखना फॉर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 273 केल्विन एंड KF is equals to 1.86 Kelvin kg mole inverse, and KF is equals to 1.86 Kelvin kg mole inverse. ये चार ऑप्शन आपको गिवन है। क्या आ रहा है आंसर? थर्ड आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको। ऐसे क्वेश्चन करने कैसे हैं? देखो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करना, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो जो डेटा लिखा है वो देख लो, है ना, वो कहीं लिख लो या अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन में ही। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो एक ही फॉर्मूला अपन जानते हैं, कौन सा लगेगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। अब डेल्टा TF क्या होता है? सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन या सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट? सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन होता है, और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, और सॉल्यूट का, सॉरी, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है और सॉल्यूशन का गिवन है आपको, है ना, तो दोनों माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करना है? सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन या सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट? सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 273 माइनस 269.28 इज इक्वल टू आई, KF कितना है? 1.86 इंटू मोलालिटी कितनी दे रखी है? 1। अब ये कितना है? 3.72, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आई आ जाएगा 2, ठीक है, I2 आ गया। पर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया करना क्या है। पर यहां दिखाई दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% बोल रहा है। अब अगर 100% बोल रहा है मतलब आई की वैल्यू किसके बराबर होगी? N के बराबर, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 100% इंप्लाइज आई इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 2। अब आप ऑप्शन देखो, आपको ऑप्शन देखकर पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। अब कैसे पता लगाओगे? N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब आप देखो इस इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कितने होने चाहिए? 2। कौन से ऑप्शन में, कौन से इलेक्ट्रोलाइट में टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 हैं? ये चेक करो आप। एक काम करते हैं, सबके लिए पहले चेक करते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन के लिए बात करें तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, +4 5, 2 + 1 3, ये तो वाटर है, पूरा सोल्यूशन ही वाटर में है। जब ये ब्रेक करोगे तो वाटर तो सॉल्वेंट के साथ मिल जाएगा, तो आयंस तो अपन को यहां पर कुल मिलाकर कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। 2 + 1 3, यहां पर बात करें तो कितने मिल जाएंगे, 1 + 1 2, और यहां पर 1, सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? बी ऑप्शन में कितने आयंस हो गए, 2 Cl के और एक कॉम्प्लेक्स 3। लिख लिया आपने? कॉपी देना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, गंदी से गंदी राइटिंग समझ में आ जाती है मेरे को, इतनी अच्छी तो लिख रखी है। बस यहीं तक कराया था और कुछ नहीं कराया। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट X/2। कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट XY2 in water XY2 in water, full stop. Normal molar mass of XY2 is, normal molar mass of XY2 is 164, and observed molar mass by measuring elevation in boiling point is, and observed molar mass by measuring elevation in boiling point is 65.6, by measuring elevation in boiling point is 65.6। हो जाएगा सॉल्व? करो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आई निकालो। — 75% बिल्कुल सही आंसर है। 75% बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, आई का फॉर्मूला याद कराया था? आईओसी किसके टर्म्स में था, मगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में था, उसका रेसिप्रोकल करो, मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व।
कैलकुलेटेड का मतलब नॉर्मल, तो ये हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। और पता है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। XY2 इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन? डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है 1 से कम? 1 से ज्यादा वैल्यू चाहिए तो किसको किससे डिवाइड करें? बड़ा बटे छोटा। 164 डिवाइडेड बाय 65.6, यही करना पड़ेगा। कितनी वैल्यू है इसकी? 5/2 मतलब 2.5। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लो, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अल्फा निकालना है, आई कितना है? 2.5 माइनस वन अपॉन एन की वैल्यू बता सकते हो XY2 के लिए? एक्स कितने मिलेंगे? एक। वाई कितना मिलेगा? दो। कुल मिलाकर तीन। तो 3 - 1, तो अल्फा आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2 0.75 और 75%। यहां पर अपन बोल सकते हैं एन की वैल्यू XY2 के लिए कितनी हो जाएगी? 3। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, बोलो। A 1.2% W by V aqueous solution, a 1.2% W by V aqueous solution, 1.2% W by V aqueous solution of NaCl is isotonic with 7.2% W by V glucose solution, is isotonic with 7.2% W by V glucose solution. Full stop. Calculate degree of dissociation of NaCl. Calculate degree of dissociation of NaCl. हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे? बराबर। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, मतलब दोनों सॉल्यूशन के बराबर मानूंगा, तो मैं कह सकता हूं दोनों के कंसंट्रेशन बराबर कर दो इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। करो। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बोला था? होमवर्क कौन सा करना है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। और आज क्या करना? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पूरा होमवर्क कर लेना और कल पूरा मॉड्यूल बना देना, कल की क्लास के बाद पूरा मॉड्यूल। ठीक है, आज सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 1 में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करना। कल जो होमवर्क दिया था करा था? घर पे जाके करा था? आई लगाया था? हर जगह वन ही आएगा, हर जगह वन आएगा, पर आदत डाल दी ना आई लगाने की। अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करना, मजा आ जाएगा। क्या निकालना है यहाँ पर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, 33.33 नहीं है। किसका आ रहा है 33.33? नहीं, पीछे करो ना। क्या? बिल्कुल सही है, 0.95। 0.95 बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट निकालो।
95% बिल्कुल सही है। और किसी का आया? बिल्कुल सही है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो बराबर। तो मैंने इसको खोला, तो खोलने पे मुझे क्या मिलेगा, सीआरटी सीआरटी, यही मिलेगा। और कुछ मिलेगा क्या? आई आईसीआरटी, मेन चीज यही थी। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दिया। मुझे पता है ग्लूकोज का आई क्या होगा 1, NaCl का मुझे निकालना है। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, आई ऑफ NaCl मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NaCl लिखना है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आप मुझे बता सकते हो यहां से NaCl का मास कितना होगा, 1.2। मोलर मास मुझे पता है 58.5, तो ये क्या आ गया NaCl के मोल। वॉल्यूम बता सकते हो NaCl का कितना होगा, 100 ml होगा। ml में रख रहा हूं तो इंटू क्या करूंगा 1000, क्योंकि इसको जब अपन एक्सपैंड करेंगे तो बोलेंगे 1.2 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इधर बात करते हैं, मुझे बता सकते हो ग्लूकोज का मास कितना होगा, 7.2। मोलर मास कितना होगा 180, ये आ गए मोल्स ऑफ ग्लूकोज। वॉल्यूम बता सकते हो यहां पे कितना होगा, कितना 100 ml, ml में रखा है तो इंटू क्या करूंगा 1000। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या बोल सकता हूं, 7.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? खत्म हो गया क्वेश्चन। आई ऑफ NaCl आ जाएगा 5.85 डिवाइडेड बाय 3, 1.95। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। आई कितना है 1.95 माइनस वन डिवाइडेड बाय NaCl के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो 2 माइनस वन, तो ये आ जाएगा 0.95 और 95%। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट है तो बोलो। नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे। मुझे एक बात बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी, ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड करती है, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, कंसंट्रेशन टर्म। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, बोल सकता हूँ क्या ऐसे? अच्छा ऐसे भी तो बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बोल सकता हूं ऐसे भी, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बोलूं या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बोलूं एक ही बात है, क्योंकि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली रिलेटिव अमाउंट किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का ही निकाल रहे हैं। ये बात समझ में आती है? अब सपोज करो एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि किसी सोल्यूशन का अपन ने कंसंट्रेशन बढ़ाया, किसी सोल्यूशन का अपन ने कंसंट्रेशन बढ़ाया। अब अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे मतलब मैं कह सकता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है मतलब मैं कह सकता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है मतलब मैं कह सकता हूं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अगर RLVP बढ़ेगा मतलब कह सकता हूं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बढ़ेगा, डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ये बात समझ में आती है? क्लियर है सभी को? पर अब जो बोलूंगा वो समझ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। पहली बार बोल रहा हूं मैं कि नहीं समझ में आएगा, है ना, ध्यान से सुनना। कंसंट्रेशन सोल्यूशन का बढ़ा रहा हूं,
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है मतलब चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। अब चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? आरएलवीपी। आरएलवीपी बढ़ेगा मतलब लोवरिंग बढ़ेगी। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को मैं क्या बोल सकता हूं? पी नॉट ए माइनस पीएस या पीएस माइनस पी नॉट ए? पी नॉट ए माइनस पीएस। ये बात समझ में आती है? अब बात समझ में नहीं आएगी, सुनना ध्यान से। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी तो डेल्टा पी बढ़ा, तो डेल्टा पी बढ़ा। अब लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा? जब कम होगा। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो आप। ये तुक्का मारे हैं क्या करा? एक्सपेक्टेड नहीं था ये जवाब दे पाओगे आप। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो तुक्का मारा मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा। अच्छा डेल्टा टीबी को क्या लिख सकता हूं? सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन? सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर डेल्टा टीबी बढ़ेगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो। कहीं से पढ़ पढ़ा के आए हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं तुक्का मार रहे हो यहां घटा यहां बढ़ा अगला घटेगा? मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, घटा बढ़ा घटेगा। अच्छा देखते हैं एक बार। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा सोल्यूशन का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो डेल्टा टीएफ बढ़ेगा। अब आप मुझे बताओ डेल्टा टीएफ को क्या लिख सकता हूं? सोल्यूशन माइनस सॉल्व। शाबाश। मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, संडे का क्लास लेने का फायदा है, मतलब अच्छे से समझ में आता है आपको। सुनना ध्यान से, डेल्टा टीएफ बढ़ेगा। अब तो पक्का यकीन हो गया, तुक्का मार रहे हो, घटा बढ़ा घटा। अच्छा देखो, अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ये मैंने बताया है, ये मैंने बताया है। मुझे पता था आपको नहीं पता होगा इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब एक बात बताओ, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो कह सकता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आती है, ये सब क्या है? चेंज है, और ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो यहां पर ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, चीज समझ में आती है ना? अब ध्यान से सुनना, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अब एक लाइन बोलूंगा, वैसे तो नहीं समझ में आएगी पर सुन लेना अच्छे से। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी मतलब चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ेंगी, पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने के कारण वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बढ़ेंगी, पर अगर अपन विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन घटेगा और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो पहली तिक्की घटेगी, दूसरी चौकी बढ़ेगी? समझ ही नहीं आया क्या बोल दिया मैंने? आगे क्या? पक्का? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो पहली तिक्की और दूसरी चौकी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? शाबाश। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी तो अपन कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा? कम होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी तो अपन बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ेगा। ठीक है, चालाकी से लिखते रहे हो ना आप? हाँ तो समझ समझ के लिखते रहो ना, मना किसने करा है? लिखने का काम ऐसे करो कि मुझे ना पता चले।
है ना। अब इधर सुनना ध्यान से, एक पॉइंट और सुनो, ठीक है। आपको मोर देन वन सॉल्यूशंस गिवन है ना, और उन डिफरेंट सॉल्यूशंस के बीच में आपको क्या करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपेयर करनी है। मतलब 4 सॉल्यूशन गिवन है आपको, जवाब देना ध्यान से, 4 सॉल्यूशन आपको गिवन है, इनके बीच में आपको क्या कंपेयर करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपेयर करनी है, ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपेयर करनी है तो मैं कह सकता हूं सिमिलर टर्म्स जो होंगी उनको तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि अगर सपोज करो चारों सॉल्यूशन के बीच में मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मान लो डेल्टा टी भी कंपेयर करनी है, तो के भी तो सबका सेम होगा, तो उसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर डिफरेंट सॉल्यूशंस गिवन है और मुझे डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपेयर करनी है, तो मुझे एक चीज समझ में आती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। और कंसंट्रेशन यहां पर अपन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी याद करो ऑस्मोटिक प्रेशर में, और मोलैलिटी बाकी तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आती है, क्योंकि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोल बटे मोल आता है, तो मास बाय मास हो ही जाता है ना। तो मैं कह सकता हूं अगर डिफरेंट सॉल्यूशंस के बीच में मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपेयर करनी है तो उनके कंसंट्रेशन कंपेयर कर लूं, कह सकता हूं। तो या तो मैं स्मॉल एम कंपेयर कर लूं या मैं कैपिटल एम कंपेयर कर लूं। ये बात समझ में आ रही है? क्या और कुछ कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी? आई आई भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इन वैल्यूज को करेक्ट कर रहा है। अगर कोई डिसोसिएट मार गया, कोई एसोसिएट मार गया, तो उनको क्या कर देगा, वो सेट कर देगा। मतलब सिर्फ कंसंट्रेशन ही कंपेयर नहीं करना, अब अपन को आई इंटू एम इसका प्रोडक्ट कंपेयर करना है। तो अपन क्या करेंगे, आई इंटू एम कंपेयर कर देंगे। जिस क्वेश्चन में डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए आप कैपिटल एम कैलकुलेट कर सकते हो, तो वहां पर आई इंटू कैपिटल एम कैलकुलेट करो। जिस क्वेश्चन में डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए आप आई इंटू स्मॉल एम कंपेयर कर सकते हो, तो वहां पर आई इंटू स्मॉल एम कैलकुलेट करो। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट पूछूंगा मैं आपसे, सपोज करो दो सॉल्यूशन है ए और बी, ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर ए का वेपर प्रेशर है 0.8 एटीएम, दिमाग लगा के जवाब देना, आपको सब आता है, और बी का वेपर प्रेशर है 0.2 एटीएम। 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर 0.8 एटीएम, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर 0.2 एटीएम। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ए या बी? दो सॉल्यूशन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर कितना है इसका, 0.8 एटीएम, और इसका है 0.2 एटीएम। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? पहले ए बोल रहे हो फिर बी बोल रहे हो? ए या बी? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बी का। सुनना ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाए। अब आप मुझे बताओ, इसको यहां से कहां तक जाना है, 1 एटीएम तक, और इसको यहां से कहां तक जाना है, 1 एटीएम तक। डिफरेंस कितना? 0.2। डिफरेंस कितना? 0.8। कवर करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। थोड़ा सा मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, इसके भी ज्यादा बनेंगे। ये पहले 1 एटीएम जितना वेपर प्रेशर मारने लग जाएगा। मैं मान लेता हूं इसका वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तब भी ये 1 एटीएम तक तो नहीं पहुंच जाएगा। डबल ट्रिपल कर लो भले, इससे ज्यादा थोड़ा ना होगा। 0.6 एटीएम तक पहुंच गया। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है, क्योंकि अभी भी ये बॉयल नहीं हुआ है। इसको बॉयल कराने के लिए मुझे टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए मुझे कहां तक ले जाना पड़ेगा, मान लो 60 डिग्री सेल्सियस तक ले गया, तब जाके ये होगा 1 एटीएम। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ? 40, और इसका कितना हुआ? 60। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं
वेपर प्रेशर जिसका कम होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉपी करो फटाफट, क्वेश्चन लिखेंगे अपन। कर सकता है ना, बता दिया ना, कंपेयर कर सकता है, आई इंटू एम कंपेयर कर लो। और कैसे कंपेयर करोगे? वहां पर पी नॉट ए नहीं पता ना क्या है। वहां पर सोल्यूशन जो बनाया गया है, उस सोल्यूशन कौन सा है, प्योर सब्सटेंस है या सोल्यूशन है, किसमें डिसॉल्व हुआ है, सॉलिड इन लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी फिर। बोलूं? कौन से में, मुझे नहीं समझ में आया। अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता वेपर प्रेशर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पॉइंट लिखवाया था, देखना वेपर प्रेशर में लिखवा रखा है। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट लिखो। जिसने ये लिख लिया, वे क्वेश्चन कॉपी करना। बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। अरेंज सोल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आंसर क्या बता रहे हो, ए बी ए बी ए बी? अरे टमाटर, ये ऑप्शन नहीं है, ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, ये डिफरेंट सॉल्यूशंस है, इनको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये ऑप्शन नहीं है। अब उन्होंने पूरा क्वेश्चन उस समय मैंने बताया नहीं होगा ना, तो उनको लगा होगा ऑप्शन है, और उन्होंने अज्यूम कर लिया होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां पर ज्यादा ऑब्जर्व हो रही है। कोई बात नहीं। सुपर फास्ट है ऑनलाइन वाले। हो जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे, आई इंटू एम कंपेयर कर लो बस, फटाफट। कर लिया आई इंटू एम कंपेयर? अच्छा, निकाल भी लिया, शाबाश मेरे मिट्टी के शेर। आई इंटू एम निकाल लिया। अच्छा, यूरिया का आई कितना होगा, इधर देख लो अब। यूरिया का आई कितना होगा, 1। Na2SO4 का कितना होगा, कितना होगा, 3।
NaCl का 2, Al2SO4 होल थ्राइस 17 होगा क्या? 5 होगा, 2 एल्यूमिनियम 3 SO4 -2 तो 5 इंटू मोलैरिटी कर लो। मोलैरिटी कितनी है 1, यहां कितनी है 0.5, यहां कितनी है 0.6 और यहां पर कितनी है 0.05, तो ये आ जाएगा 1, 1.5, 1.2, 0.25। ठीक है, अब इधर ध्यान से सुनना, मुझे एक चीज समझ में आती है, जिसका I इंटू एम ज्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा। तो आप मुझे बता सकते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा किसका है? I इंटू एम। बी उससे कम, सी उससे कम, ए उससे कम, डी, यही होगा। अब मुझे एक चीज समझ में आती है, जिसका I इंटू एम ज्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी होगा। तो कह सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर है और ऑस्मोटिक प्रेशर का भी यही ऑर्डर है। अब अगर बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की, तो मुझे पता है अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो पहली तिक्की घटेगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा? बी की, तो पहली और तिक्की ये किसकी होगी? सबसे कम होगा। ये पहली और तिक्की के लिए ये सबसे कम होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब पहली और तिक्की में क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सबसे कम बी के लिए होगा, तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? डी के लिए। तो डी, ए, सी, बी। आपने सीक्वेंस इसकी उल्टी लिखी है, एरो उल्टे मत कर देना वरना ये वैसे का वैसा ही नीचे नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? किसी को डाउट है तो बोलो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो पहली तिक्की घटेगी, दूसरी चौकी बढ़ेगी। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ही लिख रहा हूं, आपको मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मिनिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटरमाइन करना है। ये 5 सोल्यूशन गिवन है आपको। मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां ऑब्जर्व होगी और मिनिमम कहां पर होगी? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर बताइए फटाफट। हम्म, अच्छा, और मैक्सिमम CA3PO4 होल्ड ट्वाइस का मोलर मास पता है? तो क्या हुआ? मोलर मास भी देखना पड़ेगा। चलो आपने मिनिमम तो बता दिया, मैक्सिमम के लिए तो मोलर मास देखना पड़ेगा। इसका 310 होता है, 310 होता है। मैक्सिमम NaCl का
और मिनिमम सुक्रोज का, पक्का? बाकी भी निकालो। सेकंड लास्ट बेंच, स्प्रिंग लगी हुई क्या अपने? बोलो ना। कभी कहाँ बैठ रहे हो, कभी कहाँ बैठ रहे हो? वहाँ एंटीना खराब हो गए होंगे आपके। हाँ इधर बताओ, क्या रहा है आंसर? ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, सबके लिए सेम ही रहेगा ये तो। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सबका सेम ही है। अच्छा इधर देखो, आई इंटू एम निकालना पड़ेगा, ये चीज तो समझ में आती है। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले आई देख लेते हैं। यूरिया का आई कितना होगा? 1। ग्लूकोज का, सुक्रोज का, NaCl का, Ca3PO4 अल्ट्राइज का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं दे रखा, बाय डिफॉल्ट 100% मान के निकालना। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इधर देखो, अब मोलैरिटी। अच्छा मोलैलिटी नहीं निकाल सकते? स्मॉल एम नहीं निकाल सकते क्योंकि W/V दे रखा है। W/W होता ना तो स्मॉल एम निकाल लेता। ये बात समझ में आ रही है? तो ये डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, और याद करो एक पॉइंट भी लिखवाया था, W/V दे रखा हो तो अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और W/W दे रखा होगा तो मोलैलिटी ही सॉल्व कर पाएंगे, है ना? तो यहां पर एक काम समझ में आ रहा है मुझे कि W/V सब जगह है ना? तो इसको एक्सपैंड कैसे करूंगा? 1 ग्राम यूरिया मौजूद है कितने में? 100 ml सोल्यूशन में। अब 100 ml सोल्यूशन तो सभी में ही है, 100 ml सोल्यूशन तो सभी में है। मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो सबका सेम है, तो वॉल्यूम को हटा दो। तो कंपेयर क्या करना है यहां पर? आई इंटू मोल, बस। आप पूरा लिखो मोलैरिटी, पर टाइम वेस्ट होगा, है ना? तो यहां पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, मास कितना है यूरिया का? 1 डिवाइडेड बाय 60, मोलर मास 60 होता है। यहां पे मास कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 180, मोलर मास 180 होता है। 1 डिवाइडेड बाय 342, 1 डिवाइडेड बाय 58.5, 1 डिवाइडेड बाय 310। आई इंटू एम जिसका ज्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। आई इंटू एम किसका ज्यादा होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम हो, जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम हो। अब आप देखो डिनोमिनेटर सबसे कम NaCl का है, मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही है? आई इंटू एम सबसे कम उसका होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा। डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा किसका है? सुक्रोज का। बात समझ में आ रही है? इसका नहीं है, तो 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर, तो ये हो जाएगा मिनिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन घर से करके लाना, अच्छा क्वेश्चन है ये। बोलू, calculate the boiling point of a solution containing, calculate the boiling point of a solution containing 0.61 gram of benzoic acid. Calculate the boiling point of a solution containing 0.61 gram of benzoic acid. Calculate the boiling point of a solution containing 0.61 gram of benzoic acid in 50 gram of in 50 gram of CS2, CS2 बोर्ड पे लिखा हुआ है CS2, assuming 84% dimerization of the acid, assuming 84% dimerization of the acid, full stop. The boiling point and Kb, the boiling point and Kb of CS2 is, the boiling point and Kb of CS2 is 46.2 degrees Celsius, 46.2 degrees Celsius and 2.3
and 2.3 Kelvin kg mole inverse and 2.3 Kelvin kg mole inverse। ये घर से करके लाना, हो जाएगा क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, यहां पर डाइमर बन रहा है, डाइमर बन रहा है मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, 2 या 1/2, एन की वैल्यू 2 होगी। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, गलती करोगे आप। एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड, कितने पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं, 2 पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं, एन की वैल्यू है 2। और आई भी 1/2 नहीं बोल सकते, डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे रखा है 84%, कैसे बोल दोगे 2? ये बात समझ में आ रही है? यहीं करो सॉल्व, कर लोगे फिर घर पे? ठीक है, देखता हूं कितना करते हो। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की बात करें तो अब छोटे छोटे 2-3 टॉपिक रह गए, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ, चैप्टर खत्म। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिस्कशन कब करना है ये भी बता दो अब। मंडे नहीं, उससे पहले। एक सेकेंड, कल क्या है, थर्सडे है ना, कल वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे करेंगे, फ्राइडे, फ्राइडे को लास्ट क्लास है, फ्राइडे करेंगे है ना। फ्राइडे, फ्राइडे सही है यार टाइम, मतलब वेडनेसडे तक आपको पूरा, कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको थर्सडे मिल जाएगा, फ्राइडे भी मिल जाएगा आधा दिन पूरा। यार बाकी दिन तो मैंने दिए कहाँ थे। चलो ठीक है, सैटरडे करेंगे, पर मैं थोड़ा करूंगा फ्राइडे को, पूरा सैटरडे को नहीं। फ्राइडे को मैं पता है कहां तक करूंगा, एक्सरसाइज 1 पूरी कर दूंगा फ्राइडे को, एक्सरसाइज 1 पूरी बना देना, एक्सरसाइज 1 और सारी बीबी, ठीक है ना। अच्छा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, इसको सुनना ध्यान से, ये नहीं समझ में आता नहीं तो, है ना। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स कहलाते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है। अब इसको समझाना है, चलो ठीक है, देखो इधर, अभी आपकी छुट्टियां कब से लग रही है, 16 से स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब 15 को लास्ट क्लास है ना। अब आप लोग अपने घर गए, ठीक है, छुट्टियों में घर जाओगे, घर जाओगे तो घर वाले स्वागत करेंगे, बेटा हमारा 6-7 महीने बाद आया है, पूजा वूजा की थाली होगी, है ना, नारियल वाले फोड़े जाएंगे, माला भी रेडी होगी, चावल का लोटा भी होगा। गृह प्रवेश हुआ है आपका इतने महीनों बाद, है ना। तो अब आप गए, आपका मस्त स्वागत हो रहा है, जो भी फरमाइश है आपकी, आपकी फरमाइश का सब कुछ बन रहा है ना। फुल ठाट से आप रह रहे हो, क्योंकि घर वालों को पता है कुछ ही दिनों का मेहमान है, फिर जाएगा ये। तो मस्त आप आराम से, मस्त लाइफ कट रही है घर में, जो भी चीज की डिमांड करो सारी पूरी हो रही है ना। अब हुआ क्या, 1-2 दिन आपने ऐसे बिता दिए, ठीक है, फिर एकदम से आपके पापा को याद आया, यार वो बेटा याद है शर्मा जी, वो बचपन में आप उनके घर पे जाया करते थे, उनके बेटे के साथ खेला करते थे। कौन शर्मा जी? अरे वो शर्मा जी जिन्होंने आपको गोदी में खिलाया था, याद करो याद करो याद करो, वो मिलिट्री वाले अंकल, हाँ, उन्होंने मेरे को याद करा। हाँ बेटा, वो बहुत याद कर रहे थे तुम्हें, तुम्हें एक बार उनके यहाँ जाना चाहिए, अभी आए हुए हो, फ्री भी बैठे हो, है ना, तो एक बार चले जाना,
चलो पापा चले अपन। मैं क्या करूंगा जाके, मैं तो आए दिन मिलता रहता हूँ। और अगर मैं उनसे मिल लूंगा फिर हम दोनों ही लगे रहेंगे, आप तो फुकट बैठे रहोगे, फिर हल्ला करोगे कहाँ लेकर आ गए मेरे को, बोर हो रहा हूं मैं, निकलो यहाँ से। तो एक काम करो तुम ही जाओ, है ना, तुम्हारे से आराम से बातें भी हो जाएंगी और उनको कुछ पूछना वूछना या जो भी होगा वो हो जाएगा, है ना। तुम जाओ। पापा उनका घर कहाँ है? मैं जीपीएस पे लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, पहुंच जाना। पापा हाईटेक आपके, लोकेशन सेंड कर दी, आप पहुंच गए। आप पहुंचे, मिलिट्री मैन, कौन है? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। किससे मिलना है आपको? अंकल आपसे ही मिलना है, आपने पहचाना नहीं मेरे को? मैं वो जिसको आपने खिलाया था। अरे तुम उनके बेटे हो? अरे मैंने तुम्हें अभी ही याद करा था, कुछ दिनों पहले ही पापा से बात हो रही थी। आओ 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 आओ, बैठो 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 बैठो, आओ बैठो। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, तुम्हारा ही घर है बेटा, अंदर आ जाओ। तुम्हें पता नहीं क्या सोफे कहाँ पड़े हैं, क्या कहाँ पर पड़ा है, सब पता है तुम्हें। आ जाओ बैठो बैठो बैठो। आज अपन मस्त बातें करेंगे। आज घर में कोई भी नहीं है, आंटी भी नहीं है, मिसेस शर्मा भी नहीं है आज। बैठो। अब अब आप बैठे हुए हैं, अंकल गपशप कर रहे हैं आपके साथ। कैसे हो, कैसा है कोटा का माहौल, एलन कैसा है, पढ़ाई कैसी चलती है ना, हॉस्टल कैसा है, खाने वाने की तैयारी कैसी चलती है, वहां पर खाना वाना अच्छा मिलता है नहीं मिलता, केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती ना, ज्यादा एक्सटेंड तो नहीं करते ना वो, खाना वाना तो नहीं छूटता ना, कहीं पनीर छूटता है क्या आपका? नहीं छूटता ना, कोई बात नहीं। सब बढ़िया चल रहा है। ऐसे गपशप हुई आधे घंटे तो, ओह मैंने तो आपके लिए कुछ रखा ही नहीं खाने पीने के लिए, क्या खाओगे? चलो खाना पीना छोड़ो, क्या पियोगे बताओ, ठंडा गरम क्या पीना है? गर्मी का मौसम है, ठंडा गरम क्या पियोगे? अंकल जैसा भी आपका मन करे आप तो ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। आप शर्मा रहे हैं अंकल से, ठीक है, क्योंकि फादरली फिगर टाइप्स के हैं वो, है ना, आप शर्मा रहे हैं अंकल कुछ भी। अरे तुम बिल्कुल चिल मारो, तुम मेरे को अपने दोस्त की तरह समझो। तुम बताओ तुम्हें क्या पीना है? अंकल खोल दो 2 बोतल। अब ये वो एक होता है ना वो बिल्कुल रिफ्लेक्स रिएक्शन, किसी ने यहां पर आपसे पूछते थे क्या पीना पसंद करोगे, अब हमेशा ये बोलते थे, आपसे मुंह से निकल गया, आप शौक में, अंकल भी शौक में, फिर आप रॉक में, अंकल फिर भी शौक में। बेटा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, बड़ा फ्रैंक भी हो गया है, कोटा का कमाल है। कौन सी, अब मिलिट्री मैन तो थे, पूरा स्टॉक पड़ा रहता है, मिलिट्री पर्सन थे वो, है ना। कौन सी पियोगे अंकल? फाइनेस्ट क्वालिटी, फाइनेस्ट क्वालिटी चीज, चलो अभी पिलाता हूँ। अंकल गए अपने, नहीं नहीं नहीं, काम की चीजें अंदर रखी जाती है तिजोरी में, बाहर तो सजा हुआ ही था, अंदर गए वो, अलमारी खोली जिसपे छुपा के रखी हुई थी, फाइनेस्ट क्वालिटी सबसे पुरानी, फ्रांस की, लाखों की थी उस जमाने में, अब करोड़ों की होगी। थोड़ा थोड़ा वहीं डाल के ला रहे हैं, कहीं पता चला पूरी ले गए, वहां पूरी गट, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा बैठे बैठे। अंकल ने सोचा ये 100% है, कहीं इसको डाइजेस्ट नहीं हुई तो भारी भरकम नुकसान हो जाएगा, नुकसान तो होगा ही होगा, मुसीबत आन पड़ेगी। पता चला 3 दिन तक होश में नहीं आ रहा, इसके पापा कहेंगे क्या पिला के भेज दिया। अजीबो गरीब बातें करे जा रहा है। तो एक काम करता हूँ, 5% डाइल्यूट कर देता हूँ, वैसे तो लग रहा है लड़का फ्रैंक है। तो 5% डाइल्यूट कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 5% में क्या पता पड़ेगा, बच्चा ही तो है। लो बेटा। लो। अंकल क्या यार, इसके यार कुछ रखो तो सही।
आप तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो गए। किसी चीज की टेंशन ही नहीं, अब तो डिमांड पे डिमांड। अरे बेटा सॉरी यार, अंकल ने 5-6 प्लेटें भी सजा दी। ये क्या ले आए हैं? क्या मंगाया और क्या लेकर आए हो? 100% मंगाई थी। ये क्या लेकर आ गए? डाइल्यूट। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं नहीं पहचान सकता कितनी डाइल्यूट है, इसने पहचान लिया। अंकल 5-6% डाइल्यूट करके लाए हो इसको आप। हाँ। अंकल तुरंत लेके निकल गए। अब वो सोच रहे थे कि यार बोतल लाखों करोड़ों की है, ये तो हजारों का बन चुका है, इसको फेंक नहीं सकते। अब क्या करें, फालतू वेस्ट तो कर नहीं सकते, है ना? तो अब क्या कर रहे हैं अंकल? अंकल गए लैब में। लैब में भी तो पहुंचना पड़ेगा। याद है ना आपको, कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करता हूं। तो अंकल लैब में गए, पूरी लैब सेट कर रखी थी अंकल ने। अब आप सोचोगे मिलिट्री मैन ने लैब क्यों सेट कर रखी है? क्या होता है, कभी कभार ज्यादा डाइल्यूट हो जाए तो उसको वापस से कंसंट्रेट करने के लिए अंकल ने लैब सेट कर रखी है। और क्या वहां पर रख रखा है? एक एपरेटस रख रखा है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होता है, दो अलग अलग लिक्विड सेपरेट हो जाते हैं, है ना? तो अंकल ने ये रख रखा है घर में, ताकि कभी गलती से पानी ज्यादा पड़ जाए तो पानी को अलग, और इथेनॉल की बात चल रही है ना, इथेनॉल अलग हो जाए, है ना? बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं, है ना, वरना ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अब अंकल ने क्या करा, अंकल ने इसमें डाल दिया। ठीक है, क्या था ये? समझ रहे हो ना क्या था? बातें इसकी हो रही है, दिमाग ज्यादा मत लगाना, डर्टी माइंड। अब ये क्या है? इथेनॉल। ठीक है, ये कितना लिया था? 95%। ये कितना लिया था? 5%। अंकल को इतनी नॉलेज थी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अंकल ने सोचा दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो इनको सेपरेट कर लेंगे, है ना? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम सुना होगा आपने पहले भी। तो नीचे क्या लगा दी? आग लगा दी। और अंकल के पास ये जो बंसन बर्नर था, ये भी डिजिटल वाला था। उन्होंने क्या करा, 78.4 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया, ये सोचकर कि जैसे ही 78.4 डिग्री सेल्सियस बनेगा तो यहां पर वेपर्स किसके बनेंगे? इथेनॉल के। तो यहां पर कलेक्ट भी कौन होगा? इथेनॉल होगा। तो जैसे ही 78.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, यहां पर वेपर्स किसके बन गए? इथेनॉल के बन गए। और यहां पर ये वेपर्स आना शुरू हो गए, और अंकल ने क्या करा, बीच में कूलर लगा दिया। एसी के रुपए नहीं थे क्योंकि सारे रुपए तो वहीं निकल गए। तो अंकल ने बीच में क्या लगा दिया? कूलर। कूलर लगा दिया ताकि ये वेपर्स क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए, और यहां पर क्या मिल जाए? लिक्विड मिल जाए। और लिक्विड भी कौन सा? इथेनॉल। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अंकल ने वापस से इसको रेडी करा, ये कलेक्ट हुआ, दो में बांटा, है ना? तब तक आप क्या कर रहे थे? अंकल के घर में टटोला टटोली कर रहे थे, कुछ काम की चीज मिली। बिल्कुल चालाक टाइप आप भी, बिल्कुल शातिर, कुछ मिल जाए टटोला टटोली कर रहे हो, कुछ पीने को मिल जाए, पी भी लेके पी के भी बैठ गए कुछ कुछ। अंकल लेकर थोड़ा सा आप झूल भी रहे थे। जो आपने मंगाया था वो आ चुका है। खुश? वापस वही लिया है? पागल समझ रखा है? बच्चा समझ के मतलब पागल बनाओगे? है, पापा को बोल दूंगा ये काम चल रहे हैं यहाँ पर। अंकल वापस दौड़ गए लैब में, क्योंकि अंकल तो फंस चुके थे।
अंकल तो फंस चुके थे क्योंकि उन्होंने समझ रहे हो ना क्या करा उन्होंने। अब अंकल लैब में आके सोच रहे हैं ऐसा क्या हुआ ये, उसने वापस से कह दिया कि वापस से वही उठा के लेकर आ गए। अब उनको आपकी बात पे भरोसा भी होने लग गया था, क्योंकि पहले आपने बिल्कुल उनकी एग्जैक्ट बात पकड़ ली थी। अब आपने वापस से बोल दिया कि अंकल वापस से वही लेकर आ गए, आप वही उठा के लेकर आ गए। तो हुआ पता है यहां पर क्या, वहां पर जो लिक्विड बना ना, ये पूरा ये का ये उठकर वापस वहां पर आ गया। सुनना ध्यान से, इन्हें बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। अब समझना ध्यान से, अब मेन टॉपिक शुरू होता है। आपने क्या बोला अंकल को कि वापस वही लिक्विड उठा के आ गए, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर इथेनॉल भी होगा और वाटर भी होगा। अब अगर इथेनॉल भी है वाटर भी है तो यहां पर इथेनॉल कितना होगा 95 और वाटर कितना होगा 5। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को? ठीक है, आपने कहा सेम वही चीज उठा के लेकर आ गए, सेम लिक्विड यहां पर आ चुका है, यहां पर भी दोनों मौजूद है और दोनों का कॉम्पोजिशन भी सेम ही है। अब एक बात मुझे बताओ, यहां पर दोनों थे, अल्कोहल और वाटर दोनों थे, कॉम्पोजिशन था 95% 5%, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या सोचा, 78.4 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ इथेनॉल के वेपर बनेंगे, पर यहां पर इसके साथ और किसके वेपर बनने लग गए, वाटर के भी वेपर बनने लग गए, और ये वाटर यहां पर आके कलेक्ट भी होने लग गया। ये बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या, मजेदार बात पता है क्या हुई, अंकल ने सोचा था 78.4 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ ये बॉईल मारेगा, पर 78.2 डिग्री सेल्सियस पे पूरा सॉल्यूशन बॉईल मार गया यहां पर। 78.2 डिग्री सेल्सियस जैसी आया ना, पूरा सॉल्यूशन बॉईल मार गया, सबके वेपर बन गए, सबके वेपर कंडेंस हो गए और वापस से वही कलेक्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? और इसे कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर की खास बातें क्या है वो सुनना। ये क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हो गए होते हैं, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर समझ में आ गया आपको, पूरा मिक्सचर एक ही टेम्परेचर पर बॉइल मार गया। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब क्वेश्चन का जवाब देना, यहां पर जो कॉम्पोजिशन था वही कॉम्पोजिशन यहां पर भी है ना, यहां पर जो कॉम्पोजिशन था वही कॉम्पोजिशन यहां पर भी है। तो अगर मैं बोलूं वेपर फेज में क्या अल्कोहल होगा, क्या वाटर होगा? अल्कोहल कितना होगा, वाटर कितना होगा? मतलब मैं कह सकता हूं एजियोट्रोपिक मिक्सचर की खास बात यह है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं विदाउट चेंजिंग देयर कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन भी क्या रहता है, सेम रहता है। अब अगर कॉम्पोजिशन सेम है तो कलेक्ट भी सेम ही लिक्विड होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर आप किसी भी लिक्विड में नहीं देख पाओगे, कोई भी दो लिक्विड मिला लो और एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाए, नहीं, स्पेशल टाइप के मिक्सचर होते हैं, स्पेशल टाइप के मिक्सचर होते हैं, स्पेशल कंडीशन पर ही बनते हैं। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, सपोज करो मैंने यहां पर अल्कोहल लिया 90%, वाटर लिया 10%, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 85% लिया, 15% लिया, नहीं बनेगा। डेफिनेट कॉम्पोजिशन होगा तभी जाके बनेगा। लिक्विड भी डेफिनेट होना चाहिए और कॉम्पोजिशन भी डेफिनेट होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? और याद करो जब अपन ने केस 1 पढ़ा था रॉल्स लॉ का, तो मैंने आपको बोला था मान लो ये है XA और यहां पर दूसरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है XB, वेपर फेज में YA और YB, ये डाल्टन की मदद से निकलता था, ये रॉल्ट की मदद से निकलता था। और वहां पर आपने ही जवाब दिया था XA और YA बराबर नहीं होगा, XB और YB बराबर नहीं होगा। पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे स्पेशल टाइप के मिक्सचर होते हैं जहां पर XA और YA बराबर होगा, XB और YB भी बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब दो क्वेश्चन के जवाब देना। पहला क्वेश्चन, क्या एजियोट्रोपिक मिक्सचर को अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की मदद से सेपरेट कर सकते हैं? एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं करेंगे, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन मेथड की मदद से सेपरेट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब देना, एजियोट्रोपिक मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन?
आइडियल या नॉन आइडियल? क्या आइडियल प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? तो अब एक बात मुझे बता दो, नॉन आइडियल कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी दो टाइप के होंगे। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, डेफिनेशन लिखना। when two liquids are present in when two liquids are present in definite composition when two liquids are present in definite composition when two liquids are present in definite composition whole mixture then whole mixture boils at constant temperature then whole mixture boils at constant temperature then whole mixture boils at constant temperature without changing their composition in then whole mixture boils at constant temperature without changing their composition in liquid and vapor phase without changing their composition in liquid and vapor phase without changing their composition in liquid and vapor phase are known as azeotropic mixtures are known as azeotropic mixtures अब इधर देखो, इधर देखना, एक एग्जाम्पल अपन ने यहां पर देखा था और मजेदार बात यह है एग्जाम्पल भी आपका फेवरेट था, इथेनॉल और वाटर का, है ना? इसका 95% लेता हूं, इसका 5% लेता हूं। डेफिनेशन क्या कह रही है? व्हेन टू लिक्विड्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट कॉम्पोजिशन देन होल मिक्सचर बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग देयर कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। मतलब एक्स ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? वाई ए के बराबर। एक्स बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? वाई बी के बराबर। ठीक है, तो क्या बनेगा? एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? इसका बॉइलिंग पॉइंट था 78.4 डिग्री सेल्सियस और वाटर का कितना था? वाटर का था 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कह सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन अपन ने क्या ऑब्जर्व करा था? 78.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब पूरा सोल्यूशन इस टेम्परेचर पे बॉइल मार गया था। ठीक है, एक और एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। HNO3 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर की बात करें तो यहां पर HNO3 और वाटर के बीच में क्या बनता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनता है। क्या किसी भी कॉम्पोजिशन पे बन जाएगा? नहीं। हाँ, डेफिनेट कॉम्पोजिशन में बनेगा। अगर मैं यहां पर परसेंटेज W/W के टर्म्स में कंसंट्रेशन लूं तो HNO3 मुझे लेना पड़ेगा 68% और वाटर लेना पड़ेगा 32%। तब जाके क्या बनेगा? एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन की अगर अपन बात करें तो उससे पहले HNO3 और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पता होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं HNO3 के बॉइलिंग पॉइंट की तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 83 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पर ये जो सोल्यूशन है बनेगा और बॉइल होगा 120.5 डिग्री सेल्सियस पर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट बाद में लिखना, है ना? इसमें लिखना components of azeotropic mixture, components of azeotropic mixture cannot be separated by components of azeotropic mixture cannot be separated by fractional distillation. Components of azeotropic mixture cannot be separated by fractional distillation. But these mixtures distillation but these mixtures can be separated by
but these mixtures can be separated by azeotropic distillation, but these mixtures can be separated by azeotropic distillation. ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल लिखो फटाफट, फटाफट दोनों एग्जाम्पल लिखो आप। और यहां पर ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, यहां पर ना 2 लाइन की स्पेस छोड़ देना, ठीक है। लिख लिया? एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर, हाँ हाँ, एग्जाम्पल के यहां पर एक तो ये वाली लाइन छूटी हुई होगी, है ना, और एक और लाइन छोड़कर लिख देना, है ना। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर, आपने मुझे बताया था नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नहीं नीचे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब आप मुझे बताइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन से? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो ऐसे ही एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी 2 टाइप के होंगे। एक मिक्सचर सेटिस्फाई करेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ को, दूसरे मिक्सचर सेटिस्फाई करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ को। तो इसमें लिखना एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट लिखना मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, स्पेलिंग लिख लोगे ना? ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। पता है नाम से मतलब समझ में आएगा इसका, सुनना ध्यान से। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन है? ये है ना, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन है? ये है। और मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब मैं कह सकता हूं एजियोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ फर्स्ट मैक्सिमम बॉइलिंग है, सेकंड, सेकंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब यह होता है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मुझे आप बता सकते हो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन होंगे? मतलब बताओ, मतलब एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, है ना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। ये बात समझ में आ रही है? और एक और क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर
क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन? मुझे एक बात बताओ, एसिड एंड वाटर, एसिड क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन? पॉजिटिव या नेगेटिव? और ये कौन था, मैक्सिमम या मिनिमम? मतलब कह सकता हूं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और ऊपर देखो आपका फेवरेट है अल्कोहल, पॉजिटिव या नेगेटिव? मतलब कह सकता हूं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये बात समझ में आ रही है? वहां पर एग्जांपल याद कराने का ये फायदा था कि वहां पर भी एग्जांपल याद हो गए और यहां पर भी याद हो गए। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैक्सिमम बॉइलिंग शो करेंगे उल्टा नेगेटिव डेविएशन को, मिनिमम बॉइलिंग शो करेंगे उल्टा पॉजिटिव डेविएशन को। ये बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, boiling point of azeotropic mixture is more than boiling point of components, is more than boiling point of components present in the mixture, boiling point of components present in the mixture, and these mixtures show and these mixtures show and these mixtures show negative deviation from Raoult's law. And these mixtures show negative deviation from Raoult's law. ठीक है, नेक्स्ट लिखना मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसमें क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर is more than, no sorry, is less than boiling point of azeotropic mixture, minimum boiling azeotrope में लिखेंगे boiling point of azeotropic mixture is less than boiling point of component is less than boiling point of components, boiling point of azeotropic mixture is less than boiling point of components present in the mixture, and these mixtures show positive deviation from Raoult's law, and these mixtures show positive deviation from Raoult's law. इसको लिख लेना एग्जाम्पल में, मैंने 2 लाइनें छुड़वाई थी आपसे, फटाफट लिखो। ये टॉपिक क्लियर है? अब बिल्कुल खत्म हो गया। हेडिंग लिखना सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपने कहीं पढ़ रखी है आयनिक इक्विलिब्रियम में, और याद करो वहां पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पढ़ा था। हाँ, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। ठीक है, सॉल्युबिलिटी लिखना, हम हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी। वही फॉर्मूला था, कौन सा? क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा, हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी। मैं डाल दूं ये? चलो ठीक है, यहीं पे लिख लेता हूं सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिख लो, नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा मैं आपको, है ना। फिर क्या वो पूरा फिर टॉपिक एक साथ ही निकलेगा समझा समझा कर। इसमें लिखना सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, घुलने की क्षमता, है ना। तो इसमें लिखना द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be, the maximum amount of solute which can be dissolved in given amount of solvent, the maximum amount of solute which can be dissolved in given amount of solvent at constant temperature, at constant temperature is known as solubility, is known as solubility, is known as solubility. Is known as solubility. Is known as solubility. ठीक है, solubility depends on, solubility depends on नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं समझाऊंगा ना, तो मैं चाहता हूं कि आप ही खुद मुझे बताओ कि सॉलिबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक फैक्टर तो आपको पता पड़ गया होगा, टेम्परेचर, है ना। ठीक है, एक काम करो, हाँ क्या हुआ, थैंक यू।